हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भोजन एवं पोषण की। भोजन और पोषण को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसी चैनल पर यूथ कंपटीशन टाइम की श्रृंखला मिल जाएगी जिसका चैप्टर 1 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप उसे देखिएगा तब आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर 1 को जरूर देखना है और चैप्टर 1 आप देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपका रिवीजन क्या होगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये सारी डिटेल आप देख ही पाते हैं कि इसमें क्या है। ये एग्जामों की डिटेल है कि किस में कौन सा टॉपिक यानी कौन सा यहाँ पे फैक्ट आया है। ठीक है, वहां पे मैंने क्या करा है, पूरा का पूरा एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन कराए हैं जिससे कि आपका रिवीजन औरों से अच्छा हो सके और कोई भी क्वेश्चन आपसे टिक में गलत ना हो। टिक में गलत वही क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है या फिर कहें कि जिस पर हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो इसलिए इसको देखने से पहले आप जरूर चैप्टर 1 को देखिएगा जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके क्या है क्वेश्चन मौजूद हैं। और चैप्टर 1 यूथ श्रृंखला का है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने 2025 करके यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज करके 2025 देखिए सब जो कंटेंट है मैंने 2025 से इसलिए जोड़ दिया कि जो पिछले प्लेलिस्ट हैं वो काफ़ी हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट 2025 की जो भी मैं मतलब प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ वो कंटेंट आपके लिए रामबाण है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, फतह करनी है। और फतह के लिए आवश्यक है कि क्या करें, क्योंकि विजेता वही बनता है जो सही रणनीति अपनाता है, जो सही हथियार रखता है, जो सही सोच के और सूझबूझ के तहत समस्या का सामना करता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इस बार तो क्या करना है, विजेता बनना है। ठीक है, क्योंकि इस बार अगर आप विजेता बन गए तो 8वें वेतन से आपका यानी 8वां जो आपका ग्रेड पे लगेगा उससे आपकी जो सैलरी है वो आपको पता ही है सबको कि वो क्या होगा, एक अच्छा खासा पैकेज यानी 80,000 के आसपास लाई करेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018, ये मैं डिटेल में वहाँ पे कराया था के अनुसार देश में वह देश जिसका वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था, तो उसमें भी यही था, नाइजीरिया है। ठीक है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन था तो देखिए कहीं हमें क्वेश्चन कोई गलत तो मिले फिर हम, क्योंकि कोई भी अगर ऑथर किसी बुक को पब्लिश कर रहा है तो वो भी मतलब इतना मतलब कंटेंट को देखकर ही पब्लिश करता है, ऐसे ही मार्केट में किसी बुक को नहीं उतार देता। तो कुछ चीज़ें गलत होती हैं बुकों में, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बुक सडनली गलत है या ऐसे ही, क्योंकि उस बुक को लाने में और उस बुक को मार्केट तक लाने में कड़ी मेहनत लगती है और बुक प्रिंटेड से लेकर पब्लिक के हाथों तक पहुंचने में भी बहुत प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही कोई हवा में कुछ नहीं कर सकता। भोजनों का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता पर प्रोटीन उपलब्ध कराता है तो वो हो जाती है दालें एवं भूरा चावल। ठीक है, दालें एवं भूरा चावल हमें अच्छी गुणवत्ता प्रोटीन उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण है, तो 4 चरण मैंने उसमें भी कहा था कि 4 चरण है, याद रखिएगा। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो फूड एडिटिव कहे जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जा रहे हैं यानी उनके भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण दर से। तो ये क्या है कि हम उसका क्या करते हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है मतलब उससे मिलने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है तो वो हो जाता है यहाँ पे स्पष्ट द्रव्य भोजन। ये पोषण की दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त भोजन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है तो वो पोषण करता है। पोषण तत्वों को अधिकांशतः अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में क्या है, इसका अवशोषण होता है। यानी पोषक तत्वों का या अधिकांशतः अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, पोषण है। पोषण तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से, यानी जब हम उन्हें उबालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, धारण यानी अधिक मात्रा में हमारे पास पोषक तत्व मौजूद रहेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो वो पोषण ही होता है। पोषण के ही द्वारा हमारे शरीर में जिस तरह पेड़ में क्या होता है, पोषण पहुंचता है, उसी तरह व्यक्ति के शरीर को भी पोषण की आवश्यकता होती है, तभी उसके सारे जो फंक्शन है वो हो पाते हैं सुचारू रूप से तथा वो अपने कार्यों को भी सुचारू रूप से कर पाता है। भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। ठीक है, यहाँ पे भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह जो उसी चैप्टर का ए पार्ट था, इसके कई टुकड़े हैं A B C D इसे करके, तो श्रृंखला काफ़ी लंबी है। यानी जो यूथ का आपका चैप्टर है ना वो काफ़ी लंबा है, तो आपको करना क्या, उस चैप्टर को पूरा देख लेना है।
चैप्टर 1 आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको उनका शॉर्ट फॉर्म करा रही हूँ, जिससे कि आप वो करने के बाद एक नज़र इन पर डालें और उसके बाद कभी भी इन आंसरों को ना भूलें। ठीक है। भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन होते हैं? तो रेशे या रिफेज, जल और वर्ण यौगिक क्या है? भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं, क्या इनसे पोषण नहीं मिलता, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जल से क्या होता है, जो आपका ऐसे समझिए जो पदार्थ है उसके लेस ही बनने में ये मदद करता है। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है, तो वो है यहाँ पे ट्राइडजिल टेस्ट जो है वो किससे संबंध है? तो ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। भोजन शरीर में डॉट डॉट कार्य करते हैं, तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, तीनों ही कार्य भोजन करते हैं। किसी उत्पाद पर यहाँ पे MRP से अभिप्राय है अधिकतम फुटकर मूल्य से, अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा फुटकर मूल्य से, तभी हम MRP पे क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कभी आया था किसी एग्जाम में, MRP पे आप तोल भाव कर सकते हैं, यानी कुछ मूल्यों को कम करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं। MRP से ज़्यादा हम कभी नहीं पे करेंगे। खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल व सब्जियां और वसा एवं चीनी, ये क्या है? 5 खाद्य समूह पद्धतियां हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारा भोजन तैयार होता है। पहला हो जाएगा खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दूसरा दाल एवं फलियां, दूध व दूध उत्पाद, तीसरा ये जो हम दही, दूध, मठा इस तरह के अपने प्रोडक्ट में रखते हैं, घी मतलब दूध उत्पाद में घी, और आपका क्या हो जाएगा? खीर, इस तरह के जो रखते हैं। फल एवं फल सब्जियां, ये चौथा हो जाएगा। उसके बाद देन वसा एवं चीनी, तो इसमें घी आ जाएगा, और चीनी आपका देखा खाने से पहले और खाने के बाद हम थोड़ी सी मिठास जरूर लेते हैं। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है, तो वो कहलाता है यहाँ पे आधारीय चयापचय। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या है? तो आधारीय चयापचय है। नेक्स्ट राल है, तो ये राल क्या है? वर्णक है। डॉक्टर M स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है, तो 11 खाद्य वर्गों की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में आया और इसके रिपीटेड होने के चांसेस बनते हैं। अब आ सकता है 11 खाद्य वर्गों को किसने प्रस्तुत किया है? M स्वामीनाथन ने, याद रखिएगा M स्वामीनाथन ने। ठीक है, अनुशंसा की है 11 खाद्य वर्गों की। 11 खाद्य वर्गों की किसने अनुशंसा की है? तो स्वामीनाथन ने। पोषण एक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो अनुकूलतम व अल्पतम रूप में, अनुकूलतम हो और अल्पतम रूप में पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। किण्वन से बढ़ता है तो पाचनशीलता बढ़ती है किण्वन से, इसीलिए हम क्या करते हैं कि कमीरीकरण या कहें किण्वन पैदा करते हैं, या कहें कि किण्वन की स्थिति भोज्य पदार्थों में लाते हैं। खाद्य पदार्थ तो पोषक तत्व, अगर पपीता को देखा जाए तो पपीता विटामिन E का प्रचुर मात्रा मिलती है। अगर संतरे को देखा जाए तो यहाँ पे विटामिन C की, पपीते में विटामिन A की प्रचुर मात्रा है, संतरे में विटामिन C की। अगर खजूर को देखा जाए तो इसमें लोहा यानी आयरन की हमें प्राप्ति होती है, और राखी को देखा जाए तो कैल्शियम भरपूर होता है राखी में। तो इस श्रृंखला में हमने क्या देखा? भोजन एवं पोषण को देखा, भोजन और पोषण से महत्वपूर्ण फैक्टों को देखा। ये श्रृंखला काफ़ी लंबी है, तो इन्हें आपको मिलती रहेगी, क्योंकि इसका चैप्टर 1 जो था भोजन एवं पोषण, वो 1.5 से 2 घंटे का बना था, तो आप जरूर वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपके इससे क्वेश्चन छूटे ना, और सबसे ज़्यादा कवर भी क्वेश्चन यहीं से होते हैं, भोजन एवं पोषण से। तो इसकी सब यूनिटें भी हैं, B-C पार्ट जितने भी हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैंने केवल इसका एक यही पार्ट कराया, B-C-D, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपको दे दूँगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं अपनी लाइव स्ट्रीम या फिर कहें कि लाइव वीडियो लाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इस तरह के कंटेंट में कुछ भी ऐसा चाहते हैं तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपको जल्दी ही MCQ टाइप क्वेश्चन ऐसे जिन्हें पेपर में फंसने वाला कहेंगे, वो श्रृंखला भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी ही। यूथ, और आपको यूथ का जो है वो इसी महीने पूरा मिल जाएगा। आज हमारी 23 है और हमारी 31 तक पूरा आपको यूथ का मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर हमारे बच बचेंगे 30 से 40 दिन
इन 30 से 40 दिन में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, जिससे कि उनकी संख्या 10,000 प्लस हो जाए। तो इससे फिर हमारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका क्या है 60 आप आंखें बंद करके भी सही करके आते हो, यानी बुक ना खोलो घर पे तो भी 60 सही करके आते हो 125 में से, ठीक है। और आपको कितना और सही करके आना, 40, तो 40 सही इतने से हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि 40 क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम की 800 पेजों की आप एमसीक्यू टाइप कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी है करीबन 150 पेजों के आसपास, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर देन उसके बाद मैं पीवाईक्यू कराऊंगी, अब तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उनके पीवाईक्यू। फिर उसके बाद जो पीवाईक्यू कराने के बाद मैं जल्दी ही आपको पीवाईक्यू करा दूंगी। पीवाईक्यू कराने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को उठाऊंगी और उन फैक्टों से बनने वाले क्वेश्चनों को उठाऊंगी। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू प्लस आपको क्या मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, या कहें कि मैटर मिलेगा। तो इस तरह से जब मैटर मिल जाएगा फिर हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, जिसमें हम यूथ के 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, यूथ के 2 प्रैक्टिस सेट, और फिर देन जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस तरह से 125 की श्रृंखला चलती रहेगी एग्जाम टिल एग्जाम तक। तो यानी यहाँ पे 14 से 15 मई तक, यानी हमारा 10 मई तक ये सब हमें कंप्लीट करना है। तो अब टाइम नहीं है, अब आपको क्या करना है, बस अब चौहान की तरह बस सीधे अपने पार पर, या कहें कि सीधे अपने साधना है, क्या निशाना साधना है, किस पर, तो सीट पर, ठीक है। हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको तो बस क्या करना है, इस बार नस्ते नाबूद कर देना है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।